आज 11 साल पूरे हुए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के उनके इस तीसरे कार्यकाल का आज 1 वर्ष पूरा हुआ है। और आज एक 11 साल में देश की रक्षा के लिहाज से कितने फ्रंट हैं हमारे सामने और कैसी कैसी चुनौतियां आई, हमने उसकी बात की। हमने आपके सामने चर्चा की पाकिस्तान के साथ ऑप सिंदूर और कैसे भारत का रिस्पांस धीरे धीरे पाकिस्तान को लेकर के और धारदार और बड़ा होता गया और गहरा होता गया। आपने ये ऑप सिंदूर में देखा, इसकी शुरुआत हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से, और फिर अब यहाँ पर हम लोग ब्रेक से पहले चीन की बात कर रहे थे कि चीन के साथ जब भी आमना सामना हुआ भारत ने डटकर उसको जवाब दिया है। तो चीन एक बात बिल्कुल समझता है कि ये कोई और छोटा देश नहीं है जिसके साथ वो कोई दादागिरी कर सकता है। ये इसको हर मौके पर समझ में आ गया, चाहे वो डोकलाम का हो, वाकया हो या गलवान का। ये भी दोनों इसी नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान ही दोनों वाकये हुए। एक और तीसरा फ्रंट जो बांग्लादेश में खुलता दिखाई दे रहा है उसकी बात भी कर लेते हैं। हमारे 3 पड़ोसी, अगस्त 2024 में तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हालात डावाडोल है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हमले हुए, अल्पसंख्यकों को खासकर हिंदुओं को टारगेट किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते इस वक्त भी आप तल्ख कह सकते हैं। 11 महीने के इस पीरियड में कई बार भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव खुलकर सामने आया, लेकिन मोदी सरकार की डिप्लोमेसी कभी बैकफुट पर नहीं रही। ताजा नतीजा यह है कि 4 और 6 जून को दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे को बधाई संदेश दिए। प्रधानमंत्री ने बकरीद की बधाई भेजी तो मोहम्मद यूनुस ने भी भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को सलाम किया। अब यह केवल सामान्य शिष्टाचार है क्या? क्योंकि 1 साल में तो हमने वहां से कोई भारत के लिए अच्छी आवाजें उठती हुई नहीं देखी। तो बांग्लादेश जो हम मानते थे जब तक वहाँ अवामी लीग की सरकार थी और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी कि हमारा मित्र देश है, अचानक इस 1 साल में वो मित्रता कैसे गायब हुई। और अब मैं अभी फिलहाल कड़वाहट कहेंगे, उसको शत्रुता कहना उचित नहीं होगा, लेकिन क्या ये उसी दिशा में बढ़ता जा रहा है? और इस लिहाज से अगर देखें तो ऊपर बैठा चीन पूर्व और पश्चिम में बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये कोई ग्रैंड सीन है या हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं इसमें? नहीं, हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं सौरभ, क्योंकि ये हमेशा से हम इसको फैक्टर इन करते रहे हैं कि जो एक स्ट्रेटजिक पर्ल की बात होती थी कि चाइना हमारे चारों तरफ एक घेरा सा बना रहा है, ये उसी घेरे का एक वो है। बट इतना भी आसान नहीं है चाइना के लिए। उसके लिए आपने जो पहला सवाल पूछा था मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चाइना का हमसे क्यों ये प्रॉब्लम है। तो पहली बात ये है कि चाइना हमें एज ए कॉम्पिटिशन देखता है। कॉम्पिटिशन फॉर व्हाट? जो प्रोडक्शन के लिए चाइना माना जाता है, ग्लोबल प्रोडक्शन हब माना जाता है, उसमें अगर चाइना को कोई चैलेंज कर सकता है because of the population, because of the education of the population, because of the facilities we have, वो सिर्फ इंडिया है पूरे वर्ल्ड में। अगर कहीं से प्रॉपर चैलेंज आ सकता है तो एक हम उसके कंपटीशन हो गए हैं प्रोडक्शन हब बनने के। जो बहुत सारी कंपनीज जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो आईफोन वाले हों, चाहे वो ये आपके लॉकहीड मार्टिन या वहां से दसों, एवरीबडी वांट्स टू शिफ्ट हियर। तो ये जो शिफ्ट की बात है, चाहे ताइवान में एसएमसी, तो ये उसको लगता है कि अगर हम इंडिया को इंगेज किए रहेंगे, 2 तरफ से अगर घाव होते रहेंगे, तो इंडिया की जो ट्रेजेक्टरी है, जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और अगर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने में दिक्कत आएगी। तो पहली प्रॉब्लम तो यह है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वो इंस्लेवमेंट चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप एक ह्यूज मार्केट है, हमारे पास जो मिडिल क्लास है वो करीब 800 करोड़ के आसपास की है, जो कि मानी जाती है 80 करोड़, जो मानी जाती है कि बहुत बड़ी है। मतलब अगर आप अमेरिका से कंपेयर करें तो उनकी तो टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़ 34 करोड़ है। तो इस हिसाब से यू आर ए ग्रेट मार्केट। तो अगर आप मार्केट बने रहें चाइनीज गुड्स का, और ये जो आपका ट्रेड है वो इम्बैलेंस्ड रहे कंटिन्यूअसली, और आप इंडिजिनस नहीं बन सकें और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं हो, तो ये चाइना को सूट करता है। दूसरी, चाइना की सबसे बड़ी बात आज तक जो रही है डेट डिप्लोमेसी की रही है। और चाइना की ये डेट डिप्लोमेसी आपने हर जगह देखी है, चाहे श्रीलंका में हो, और उसका आप प्ले आउट देखेंगे बांग्लादेश में भी। और यहां पर डेट डिप्लोमेसी से 2 काम करता है, ही डज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टीलिंग या इन्फ्लुएंसिंग, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो उधर, या इधर पर वो सेंट मार्टिन के लिए रास्ता बना रहे हैं। श्रीलंका का पोर्ट ले लिया था। हाँ, श्रीलंका का हम्बनटोटा ले लिया था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये उसके योजनाबद्ध तरीके का पार्ट है। नहीं, बट जो आपने कहा ये क्या हमें एनसर्कल करता जा रहा है। लेकिन ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा कि ये और जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको ये सूट नहीं करता है इंडो पैसिफिक
जो हमारा है, जहां पर हमारा बहुत बड़ा एक कनेक्ट है, उसको कोई भी वेस्टर्न पावर ये होने नहीं देगी। नहीं तो अदरवाइज अमेरिका के डिक्लेयर्ड डॉक्ट्रिन में चाइना इज नंबर 1 एडवर्सरी, डिक्लेयर्ड, whatever relationship they have, but it is declared in their strategic papers. So they have to contain China because उनका जो मेन राइवल है वो चाइना है। सर एक शब्द मैं इस्तेमाल करूं, हेजिंग। हेजिंग मुझे बड़ी देर में इस शब्द का मतलब पता लगा। हेज फंड होते हैं, आप कभी पढ़िएगा जाकर के। हेज फंड क्या होता है? जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो कई बार होता है कि भाई वो पैसा कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है मार्केट के हिसाब से। लेकिन जो लोग बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कोई रिस्क नहीं ले सकते, उनको अपवर्ड ही चाहिए, उनको कभी ऊपर कभी नीचे उनको सूट नहीं करता, तो वो हेज फंड मैनेजर के पास जाते हैं। हेज फंड मैनेजर क्या करेगा? अगर वो कुछ एक एक्स डायरेक्शन में कुछ पैसा लगाया तो उस कुछ पैसा उसके बिल्कुल ऑपोजिट, जो मतलब अगर ये ऊपर जाएगा तो मालूम है कि दूसरा नीचे आएगा, कुछ पैसा वहां भी लगा के रखता है ताकि आपस में बैलेंस होते रहे। ये अमेरिका क्या हेजिंग पॉलिसी कर रहा है? यहां वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और आपने जो एनालिसिस दिया उसके हिसाब से उसको भारत भी चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। इसको एक स्ट्रेटजी आपने जो वर्ड लिया हेजिंग, हम डॉलर्स की भी हेजिंग करते हैं। ऐसे आज की कोई वैल्यू है, आप ये कह सकते हैं मेरे पास ये डॉलर आएगा, आज की वैल्यू पर ही मुझे 30 दिन बाद भी दीजिएगा, चाहे कोई वेरिएशन हो। तो ये इसमें एक रिस्क, अटेंडेंट रिस्क होता है। तो हेजिंग आपने ठीक बताई, लेकिन अमेरिका क्या करता है? अमेरिका के आपको पता है 80 देशों में 750 बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस 80 देशों में, और वो दूसरों के थ्रू ही अपना काम चलाता है, इन्फ्लुएंस करता है। अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस ये होती है कि आप उनका सामान खरीदते रहिए, इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को बीट आउट नहीं करिए। द ओनली थिंग विच हैज हैपेंड ट्रंप के आने के बाद, ट्रंप ने इस बात को खुल्लम खुल्ला कहना शुरू कर दिया। ट्रंप ने वही चीज बहुत खुल के कहनी शुरू कर दी, टैक्स एंड टैरिफ इसके नाम पे आ गया। लेकिन इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी आजकल माना जाता है, फ्यूचर वॉर्स में बहुत सारे मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि नोबडी वांट्स योर टेरिटरी एंड योर पीपल बिकॉज यू हैव टू लुक आफ्टर देम, दे वांट योर इकोनॉमी लिंक टू अस। तो इन्फ्लुएंस कर सकें उसके लिए उनको पाकिस्तान भी चाहिए। अब अमेरिका को भी पाकिस्तान चाहिए, चाइना को भी पाकिस्तान चाहिए, अमेरिका को भी बांग्लादेश चाहिए, चाइना को भी बांग्लादेश चाहिए। अमेरिका को चाहिए क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए अपने पावर प्रोजेक्शन के लिए, हम चाहिए इंडो पैसिफिक के लिए। लेट मी मेक इट सिंपल। सो बेसिक आइडिया इज कि हमें इस नीति और नियत के साथ लड़ते ही रहना पड़ेगा और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकेंगे। ये भी आपकी एक गिवन सिचुएशन है। अच्छा, हम लोग आज एक अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ। ये जो बड़ी पावर्स हैं जिसमें अब चाइना भी शामिल हो गया, बड़े तौर पर तो मतलब जिसकी लाठी उसका भैंस वाला हिसाब पूरी दुनिया में वो चलता है। आप इनकी बिडिंग करते रहें, जैसा ये चाहते हैं वैसा आपका व्यवहार रहे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं ऑफसेट करने की कोशिश करते रहेंगे। सर, अब मैं बांग्लादेश के हवाले से आपसे पूछना चाह रहा था। कांग्रेस पार्टी ने, मैं ये पॉलिटिकल सवाल है लेकिन मैं इसका जवाब आपसे डिप्लोमेसी के मुझसे चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप आज देख लीजिए, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते खराब, चीन से हमारे रिश्ते खराब, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते खराब, म्यांमार के अंदर सिविल वॉर चल रही है, हमारा बॉर्डर लगता है लेकिन वहां क्या हो रहा है दुनिया को ये कुछ पता नहीं है और हम वहां क्या कर रहे हैं ये भी मालूम नहीं है। तो एक लिहाज से उनका कहना था कि आपका सारा नेबरहुड डिस्टर्ब्ड है इस वक्त, और ये बात सही है। क्या ये डिप्लोमेसी का फेलियर है, भारत की डिप्लोमेसी का फेलियर है जो जैसे हमारे संबंध इनके साथ हैं, या डिप्लोमेसी का पार्ट पूरा हो चुका था? अगर चाइना के इविल इंटेंशंस हैं तो आपको वैसे ही जवाब देना पड़ेगा, वो डिप्लोमेसी से नहीं बदल सकता। सेम विद पाकिस्तान, या डिप्लोमेसी से आप मैनेज कर सकते हैं इस सबको? देखिए सौरभ, ये तीनों मुद्दे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर गड़े हुए हैं। चाहे आप चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ये मुद्दा भारत की आज़ादी के बाद से, चाहे हमारे बॉर्डर्स हों, चाहे देश का बंटवारा हो, जो भी घटनाएं घटी, ये सारी की सारी उस समय से प्रचलन चालू हुआ। और उस समय हमारी सरकारें कौन थी, कौन सी हमारी लीडरशिप थी, क्या उनकी दूरदर्शिता थी, क्यों नहीं वो सोच पाए कि हम जो एक्शन करेंगे या एक्शन नहीं करेंगे उसका आगे चल के नतीजा क्या निकलेगा। आज के दिन भारत उन गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है और ये बहुत ज़रूरी है समझना हमारी उस यंगर जनरेशन के लिए कि वो माहौल क्या था जब भारत को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, और हमारे बॉर्डर्स इशू क्या थे, हमारे बंटवारे के बाद क्या क्या सिचुएशन पैदा हुई। चीन के साथ हमारे बॉर्डर, बैकबोन लाइन जो चीन मानता नहीं है, हमारा कोई भी बॉर्डर चीन के साथ नहीं था, तिब्बत के साथ में था, और इस तरह पाकिस्तान बन गया, बीच में पीओके का मसला हो गया, वो उन्होंने उसको कैप्चर करने की कोशिश करी।
हमने वो जाके यूएन में चले गए, उधर ईस्ट का बंटवारा, उधर ईस्ट पाकिस्तान बन गया। जब हमने 71 की जंग लड़ी, हमने ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बना दिया। उस समय हमें दिमाग में क्यों नहीं आया कि हम ये सिलिगुर कॉरिडोर को चौड़ा कर दें? हमें उस समय दिमाग में क्यों नहीं आया कि हम हिंदुओं को एक जगह पे पॉपुलेट कर दें, उसके बाद में उनको रहने दें एज पार्ट ऑफ बांग्लादेश इन इंडिपेंडेंट कंट्री? क्यों नहीं हम सोच पाए? हमारी दूरदर्शिता कहाँ चलेगी? क्यों नहीं हमने 71 की जंग के बाद, जब तुम्हारे पास 93,000 PW थे, आपने क्यों नहीं पाकिस्तान के घुटने टिका के JNK का मसला खाली कर दिया? आपने क्यों नहीं एक रिटन एग्रीमेंट किया जो तुरंत एक्सेप्ट होता? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा हिस्टोरिक, नहीं वो तो ठीक है सर, ये जटिलताएं इतिहास की बहुत देन है, ज्यादा ये तो जटिल। ठीक है। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं ये मैनेज क्या डिप्लोमेसी से की जा सकती है? अभी आप आज के दिन अगर आ जाए हम, वो जो हमारे सिर के ऊपर इतना बड़ा बर्डन पड़ा हुआ है हिस्ट्री का, उसको आज निपटाने के लिए आपकी गवर्नमेंट तगड़ी चाहिए। आपकी अपनी रिलायंस, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी इकोनॉमी आपको तगड़ा करना पड़ेगा। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, ये बहुत पहले लोग कह गए। आप अगर तगड़े हैं तो लोग आपके नीचे सलाम करेंगे, आप अगर कमजोर हैं तो आपके ऊपर कोई भी आगे चढ़ जाएगा। तो आज के दिन में हमको ये जो मसले हैं, हम डिप्लोमेटिकली भी और इसको इकोनॉमिकली भी और अपनी क्षमता के मुताबिक जो राइट थिंकिंग लोग हैं इन देशों के अंदर, उनको अगर हम साथ में लेके चल पाएं, अपनी जो क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, इकोनॉमी, ट्रेड, हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन हमको साथ साथ में दुनिया के अंदर जितने ये लोग हैं जो हेजेमनी चाहते हैं, भारत के ऊपर चाहते हैं कंट्रोल करना, और ये लोग जो अपने रीजनल इंटरेस्ट को लेके अपने जिसको बोलते हैं मार्केट को बढ़ाने के लिए, भारत की मार्केट का एक्सप्लॉइट करने के लिए, अगर वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, इसके खिलाफ पूरे भारत के निवासी, भारत की पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, भारत की सरकार को बहुत चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा। जल साहब, जनरल मैसन, क्या अब पहले हम क्या बात कहते थे 2+2.5 फ्रंट वॉर की, उसमें दो आपके एक्सटर्नल थ्रेट्स चाइना पाकिस्तान और एक आधा मतलब इंटरनल एनिमीज, अब क्या ये 3.5 फ्रंट वॉर है? अब बांग्लादेश को भी शामिल करने का वक्त आ गया उसमें? सौरभ, जिस प्रकार अभी प्रोग्रेस चल रहा है हमारे नेबरहुड में, अब और जैसे मैंने आप लोग को बोला ये एक ट्रायंगल भी आ रहा है, तो क्या ये 3.5 फ्रंट हो सकता है? संभावना है, हो सकता है, और इसके कारण ये हैं। देखिए, एक तो चाइना तो मेन थ्रेट रहेगा ही, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक हमारा मेन दुश्मन चाइना रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है, और वो यूज़ करेगा पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, और ख़ासकर जो एक म्यांमार में भी अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, और जहाँ तक हाफ का फ्रंट हो जाता है वो होता है इंटरनल सिचुएशन, इंटरनल सिक्योरिटी। मुनीर का जो स्टेटमेंट था बहुत ही क्लियर था कि हिंदू मुस्लिम अलग होते हैं, और वो चाहता है कि जो 1947 के दौरान हुआ था वो हिंदुस्तान में फिर से होना चाहिए, वो उसका मंशा यही है। और जिस दिन वो हो गया, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, तो वो एक नेशनल हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है कि इस इश्यू को कैसे एड्रेस करना है, क्योंकि इसको अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो हम लड़ाई नहीं कर सकेंगे अच्छी तरह। क्योंकि आपने देखा ऑप सिंदूर में पूरा देश एकजुट था, तो फौज को भी एक ताकत मिलती है कि पूरा एकजुट खड़ा है। लेकिन अगर इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है तो वो भी एक इश्यू ऑफ कंसर्न हो जाता है। आपने देखा अभी पाकिस्तान में किस प्रकार POK में हो रहा है, किस प्रकार सिंध में हो रहा है, किस प्रकार उनके बलूचिस्तान में हो रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। तो जब नेशन के अंदर डिवाइडेडनेस हो जाती है तो वो नेशन प्रोग्रेस नहीं करता है और वो यूनाइटेड नहीं रहता है। तो हिंदुस्तान के लिए आज ये बड़ा कंसर्न है, या तो हम मुनीर के ट्रैप में पड़ जाएं, या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को बड़ा फर्म स्टांस लेना पड़ेगा, वी स्टैंड एज यूनाइटेड इंडिया। तो ये हाफ फ्रंट तो ये एड्रेस वैसे हो जाएगा। अब आते हैं ये 3 फ्रंट्स में मेरे को लगता है, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं कि ये पहली बात भारत का ही लड़ाई होगा। मैं आपको बता देता हूं, वेस्ट कोई मदद नहीं करेगा आज की तारीख में। अगर हम सोचते हैं अमेरिका हमारी मदद करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, जरूर यह है कि ताइवान में कुछ होता है तो हिंदुस्तान का भी क्या रवैया रहेगा वो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हमारे ये 3 फ्रंट वॉर होता है, या 2 फ्रंट वॉर होता है, या 1 फ्रंट वॉर होता है, अभी भी आपने देखा क्या हुआ, किसने हमें इतना सपोर्ट किया? क्या रूस भी हमारे साथ खड़ा था? सबके सिंबॉलिक स्टेटमेंट थे। आप देखिए पाकिस्तान के साथ टर्की और चाइना किस प्रकार खड़ा था, कितना उन्होंने, हमें सबने बोला वी कंडेम टेररिज्म,
लेकिन पाकिस्तान को कितना लोगों ने कंडम किया, तो ये कुछ हमको रीड करना पड़ेगा। मैं ये इतना बोल रहा हूं कि कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होने का होएगा। तो अब क्या करना है, भारत को तीनों फ्रंट एड्रेस करने पड़ेंगे। हाफ फ्रंट का तो मैंने बता दिया, वो इंटरनल प्रॉब्लम है, वो एड्रेस हो सकता है अगर पूरा देश एकजुट होकर खड़े रहे। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, उसको एड्रेस करने का तरीका यह है, देखिए हम एक फौज में कहावत है, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस एंड इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। हम तीन फ्रंट नहीं खोल सकते हैं। ये वर्ल्ड वॉर में भी आपने देखा था किस प्रकार वो जब जर्मन फोर्सेस मॉस्को तक पहुंच गए थे और फिर उन्होंने मल्टी फ्रंट्स खोल दिए थे। भारत को एक या दो फ्रंट से ज्यादा की सोचनी नहीं चाहिए। तो बांग्लादेश को एड्रेस करने का तरीका, और अगर आपने देखा, मेरे को लगता है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स और डिप्लोमेसी लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश के साथ हो सकता है, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ये शायद रिजॉल्व हो सकता है, और वो भारत के हित में रिजॉल्व होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं, जो रेडिकलिज्म आज बढ़ती जा रही है, ये खासकर बांग्लादेश में, ये रेडिकलिज्म पाकिस्तान तो चाहता है कि वही रेडिकलिज्म वो हो जाए, और वहां अगर रेडिकलिज्म आ जाए तो ये हिंदुस्तान को फिर वो 3.5 फ्रंट पे कर देगा, फिर वो इंटरनल प्रॉब्लम्स। बांग्लादेश ऑल्सो कैन बी मैनेज्ड, इट कैन बी मैनेज्ड। और मेरे को पूरी उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री लीडरशिप, आपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का स्टेटमेंट देखा था, वी आर कंटिन्यूइंग विद मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स। और बांग्लादेश के साथ हमने बहुत ट्रेनिंग की हुई है, उनके कोर्सेज, यहाँ लोग आते हैं, हमारे आज 3 ऑफिसर्स जाते हैं उनके नेशनल डिफेंस कोर्स करने, एनडीसी कोर्स करने। तो अभी तक इतने खराब सिचुएशन नहीं हुई है, अभी मैनेज हो सकता है। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर की डिप्लोमेसी और मिलिट्री लीडरशिप दोनों ये साथ काम करती है। तो जरा ये भी बात कर लें कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते भारत ने क्या क्या, आप अगर देखें, चाहे पश्चिमी देश हो चाहे एशिया के देश हो, आपने कैसे रिश्ते बनाए हैं, आप उनके साथ इस वक्त कैसे कैसे कोएलिशंस में हैं। जैसे यूरोप की बात करें तो यूरोप के देशों में नरेंद्र मोदी की काफ़ी मान्यता है। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसे, फ्रांस और इटली जैसे दोनों जो देश हैं उनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। यूके के साथ अभी एक आपकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो एक वक्त बहुत खुले दिल से प्रशंसा की थी नरेंद्र मोदी की। इसमें कामयाबी भारत की ये है कि, या ये मॉडर्न ज़माने का रवैया ही ऐसा है कि आप चीन और रशिया दोनों के, आप रशिया के दोस्त हो सकते हैं, रशिया चीन का दोस्त है, आपकी पाकिस्तान से अदावत है, पाकिस्तान अमेरिका का एक किस्म से क्लाइंट स्टेट बना हुआ है, और चाइना का भी, लेकिन अमेरिका से आपके बड़े अच्छे संबंध हैं। आप G20 का भी हिस्सा हैं, G7 के लिए भी बुलाए जाते हैं जो पश्चिमी देशों के ग्रुपिंग्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ब्रिक्स और SCO के मेंबर भी हैं। अभी अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी आए थे यहाँ पर, उन्होंने क्या बात कही कि अमेरिका से दोस्ती करने का ही तरीका नहीं है जिस तरीके से भारत व्यवहार कर रहा है इस वक्त, कि आप ब्रिक्स में भी रहेंगे, आप रशिया का तेल भी खरीदेंगे और आप चाहेंगे कि अमेरिका आपका बहुत साथ दे। तो उन्होंने तो बड़ा खुल्लम खुल्ला इस बात को कह दिया था। मगर ये ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी अब हम तो पिछले कई वक्त से यही देख रहे होती हुई। देखिए, हमको वो जो कहते हैं ना, हमें अपने राष्ट्रहित का देखना पड़ेगा। और एक बात आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रैप है, उसको थुसिडिडस ट्रैप बोलते हैं। थुसिडिडस वाज अ काइंड ऑफ फिलोसफर। उसने बोला अगर एक एग्जिस्टिंग पावर है और कोई दूसरी पावर जो है उसके आसपास पहुंचती है तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का होना एक इनएविटेबिलिटी बन जाती है, जिसको लेके लोग कहते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच में लड़ाई होना, एक उसकी संभावना अपने आप में एक तरीके से संपूर्ण रूप से है। अब सवाल ये उठता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, विकसित हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो हमारे खिलाफ कुछ लोग आएंगे, ये इसमें हमें मान के चलना पड़ेगा। जैसा कि जनरल मिनिस्टर ने बोला कि 3 फ्रंट वॉर अब हमें कंटेन करना पड़ेगा। डिफेंस एंड डिप्लोमेसी आर पार्ट ऑफ द सेम कॉइन। जो चीज़ आप डिफेंस में एक्सपेंडिचर करके मैनेज करते हैं, उसमें डिप्लोमेसी में भी इन्वेस्ट करके मैनेज करते हैं। तो दोनों की रूपरेखा अगर आप देख रहे हैं तो बन रही है। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को या किसी भी देश को हमने छोड़ दिया है। लुक ईस्ट पॉलिसी जो हमने बनाई अपनी, और तरह तरह से हर बार इतने प्राइम मिनिस्टर ने इतने ट्रिप्स किए, अब्रॉड ट्रिप्स, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीतिक कहेंगे एक तरह से कमेंट्री भी होती रही, लेकिन उन सब का आपको जब समावेश होकर के वो मिलेगा। आज आप आर्मीनिया को आप अपने इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं,
एक चीज आपके बहुत काम आएगी सौरभ, जो मैं आपको बता रहा हूं डिफेंस एंड डिप्लोमेसी में, जिस भी देश को, चाहे फिलीपींस हो, हमने अभी आकाश बेचा है, जिस भी देश को हम अपने अस्त्र शस्त्र बेच सकेंगे वो आपसे जुड़ के ही रहेगा, क्योंकि उसको फिर टूटने में बड़ी मुश्किल होगी, उसका अपना डिफेंस खतरे में आता है। आप उसकी जरूरत बन जाएंगे। हाँ, तो मैं आप उसको डिफेंस पर्सपेक्टिव से बताता हूं। जो हमने योजना बनाई है कि हम अपने इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट को और भी शार्पन करेंगे, उनका मार्केट और बढ़ाएंगे, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उस तरह के मैचिंग वेपन्स का जो दाम होता है उससे बहुत कम दाम में देंगे, जो हम दे सकते हैं, वो हमारी शक्ति बनती जाएगी धीरे धीरे। एंड इट विल टेक सम टाइम, बट वो हमें एक पावर स्ट्रक्चर देगी, बहुत बड़ा पावर स्ट्रक्चर देगी। कहीं ना कहीं से तो पहुंचे हैं ना हम यहाँ पर। हाँ, कहीं से पहुंचे 24,000 करोड़ रुपया एक्सपोर्ट। तो ये मान के चलना, जहां तक चाइना का सवाल है, वो पोक स्ट्रेटजी चलती रहेगी। इसको पोक स्ट्रेटजी बोलते हैं ये लोग अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में, कि आपको पोक भी करते रहेंगे और चलता है। लेकिन एक चाइना में बहुत बड़ी कमजोरी है, वो किसी भी डेवलप्ड कंट्री में नहीं है। चाइना इज द ओनली डेवलप्ड कंट्री विच इज फूड डेफिशिएंट। उसके पास 20% फूड की डेफिशिएंसी है। साउथ चाइना सी इसलिए उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मलाक्का स्ट्रेट इसलिए उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें हम इन्फ्लुएंस जिसको कर सकते हैं। इंडो पैसिफिक इसीलिए उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सी लेन्स चाहिए, फ्री सी लेन्स चाहिए। अगर हमारी नेवल पावर, जो हमने अभी बात नहीं की है क्योंकि हम एयरफोर्स और आर्मी के 2 लोग यहां हैं, नेवल पावर जो हमारी बन रही है, जिस तरीके से हमारी सबमरीन्स हैं, हमारे अपने शिप्स हैं, फ्रेटर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो ये पावर असर्ट करेंगे और सी लेन्स पर असर्ट करेंगे सौरभ, वो हमारी एक तरीके से बहुत कंट्रोल मैकेनिज्म हमें देगा। इस साल हम शायद 8 से 10 वेसल्स जो हैं, हाँ, वो इंडियन नेवी को मिलने वाली है। वो खुद की बनाई हुई। हाँ, वो खुद की तो 16 मिलने वाली है, जो आप बता रहे हैं, वो जो अर्नाल करके जो INS अर्नाल बन रहा है, जो कि शैलो वाटर में ऑपरेट करेंगे। तो वो हम उसकी शक्ति बढ़ा रहे हैं, और हम ब्लू वाटर नेवी हैं। तो अगर आप इन सारी शक्तियों को बनाइए, अपने स्पेस पावर को मिलाइए, अपनी साइबर पावर को मिलाइए, अपने इलेक्ट्रॉनिक जो आपका वॉरफेयर की पावर मिलाइए, और ये शक्तियां अपनी नेवल पावर को मिलाइए, आप बहुत बड़ी शक्ति की तरह उभर रहे हैं। और इसका रिकॉग्निशन होगा, जैसे हमने कहा था, शक्ति से ही शांति आएगी और शक्ति से ही समृद्धि आएगी। लोगों को अकल भी शक्ति से आएगी। आप बताइए क्यों चाइना की बात लोग मानते हैं? चाइना की बात मानने का, वो उनको डिफेंस इक्विपमेंट देता है। 80% डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास चाइनीज ही हैं। तो और बांग्लादेश के पास भी डिफेंस इक्विपमेंट कौन से? और अभी जनरल मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बात की, मेरे जो कोर्समेट्स थे वो भी बांग्लादेशी थे। 1974 में हमारे पास बांग्लादेशी ऑफिसर्स आते थे, मेन के साथ मेन आते थे। तो हमारा उस तरीके से डिफेंस के साथ बहुत एक ओल्ड एस्टैब्लिश रिश्ता है, वो 1-2 साल में टूटने वाला नहीं है। वी कैन मेंड इट।